अगर if you want to understand human development, it says human development is a process of enlarging ranges of people's choice, increasing their opportunities, education, income, empowerment and full range of human choices. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, पहला कॉन्सेप्ट है एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस. तो हाउ डज द चॉइस ऑफ पीपल इंक्रीज. चॉइस उनकी बढ़ जाती है अगर वो पढ़े लिखे होते हैं, है ना. इंक्रीजेज देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर. अब अगर एजुकेशन होती है तो उनकी हेल्थ केयर और इनकम भी बढ़ जाती है, एंड एम्पावरमेंट भी हो जाती है उनकी. तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एजुकेशन पे, है ना. तो Yes, sir. एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस. एनलार्जिंग पीपल चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर एक लॉन्ग लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लॉन्ग लाइफ. लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्जिविटी, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि व्हाट इज लॉन्जिविटी. तो लॉन्जिविटी बहुत ज़रूरी है. और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए. 3 पैरामीटर्स होते हैं, किसी भी तरीके से लिख लो, आंसर एक ही आना है. एक तो भैया कितने साल बंदा जिएगा, मतलब उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, वो आपका हो जाएगा लॉन्ग लाइफ. और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करेगा. परचेजिंग पावर को अमेरिकन डॉलर से कर लेते हैं ताकि इट में बी कंपेरेबल. अंडरस्टूड. और उसके बाद तो 3 पैरामीटर होगा, एक परचेजिंग पावर, एक लॉन्गिविटी और एक इंक्रीजिंग ऑफ चॉइसेस. लॉन्गिविटी आ गई आपकी कितने साल जिएगा, परचेजिंग पावर मतलब कितनी इकोनॉमिक उसके पास स्ट्रेंथ है, और पहला पॉइंट जो Hmm. था वो था आपका कि वो कितना. हाँ, तो कॉन्सेप्ट 3 इश्यूज आ रहे हैं, लॉन्गिविटी, परचेजिंग पावर एंड एजुकेशनल अटेनमेंट. तो ये 3 चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रखें तो एजुकेशनल एंड अटेनमेंट से एनलार्ज हो जाती है बंदे की चॉइसेस, क्योंकि पैसा होता है तो चॉइसेस भी ज़्यादा हो जाती हैं. तो एजुकेशनल अटेनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें. अब हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बना, ये इस वाले पेज पे हमें दिख रहा है. वो कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है वो है डेमोक्रेटाइजेशन. समझ में तो डेमोक्रेटाइजेशन कैसे होगी, अगर मिनिमम कंडीशंस उसको मिल पाएंगी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया था. डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड द पीपल एंड नॉट पीपल अराउंड डेवलपमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन किसी भी तरीके से लैंग्वेज आए, मीनिंग उसका यह है कि हमें अपने हिसाब से डेवलपमेंट को नहीं डिफाइन करना, लोग क्या डेवलपमेंट मानते हैं उसके हिसाब से उनको डेवलप करना है. तो उसी चीज़ को कह रहा है, डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड द पीपल. मतलब जैसे लोग हैं वो कैसे डेवलप होना चाहते हैं उनको वैसे डेवलप करना होगा. ये नहीं कि हम अपनी Hmm. मर्जी से उन्हें डेवलप कर दें. Hmm. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया को की उसने पोजीशन देख रहा है. तो यहाँ पर आप देखो नॉर्वे की रैंक 1 है. वेरी गुड टू अंडरस्टैंड. नॉर्वे की रैंक 1. फिर उसके बाद इंडिया की रैंक, बड़े दुखों की बात है, 131 है. अब तो और भी नीचे चली गई होगी, क्योंकि इस समय तो बहुत ही बुरी हालत है इंडिया की. आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में. Hmm. यूके से एक, यूके की बहुत बुरी हालत है क्योंकि उसने ब्रेग्जिट किया था. तो इंडिया Hmm. की पोजीशन आप यहाँ देख लीजिए. और पाकिस्तान हमसे भी नीचे, अब पता नहीं कब तक नीचे रहेगा, क्योंकि बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है ये. कोविड ने एक तो बहुत बुरा हालत कर दी है कंट्री की, है ना. अब हम Hmm. क्या देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने यहाँ पर देखा कि एच डी आई वैल्यू जो है, इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, 188 कंट्रीज़ हैं. अगर आपको ये नहीं याद हो रहा कि 188 कंट्रीज़ है तो कोई इशू भी नहीं है याद करने का. अगर आपको रैंक का भी चक्कर है तो रैंक भी चेंज होती रहती है, तो रैंक भी अगर आपका मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Hmm. मगर अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छी है. अब वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया वगैरह कंट्रीज की रैंक इतनी कम है, तो इसको उसने यहाँ पर ये समझाया है. अब मैं इसको अभी आपको मार्क भी कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ. तो ये देखिए वो क्या कर रहा है कि इंडिया जो था उसके ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, नियो कॉलोनियलिज्म हुआ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ,
और दंगे फसाद होते रहते हैं धर्म के नाम पे। तो ये जो फैक्टर्स हैं सब जो है डेवलपमेंट पे असर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट बनाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से हमने एक रिपोर्ट बनाई। और हम उसमें क्या देखते हैं कि इस पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो है, उसको पहले बेस माना जाता था। समझ में? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन को बेस माना जाता था कंट्री की डेवलपमेंट का। ठीक है। मतलब फिर उससे हम्म। पर कैपिटा इनकम बनता था। अब वो क्या कह रहा है कि डेटा ऑफ पावर्टी के हिसाब से हम यहाँ पर इस वाले डेटा को देखते हैं। ये डेटा अपने आप बताएगा आपको। बिहार, एक देखो बिहार को मार्क कर लेते हैं। बिहार में पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 33, उससे भी ज़्यादा तो हम मुझे छत्तीसगढ़ में देखना, तो बिहार की जगह छत्तीसगढ़ मार्क करता हूँ मैं पहले, है ना। तो मैंने छत्तीसगढ़ मार्क कर दिया। लोएस्ट मुझे छत्तीसगढ़ दिख रहा है, और सबसे हाईएस्ट, सबसे कम पावर्टी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम देखें तो यहाँ पर है 10.5, मगर अब तो उससे ज़्यादा अच्छा हिमाचल में दिख रही है। हिमाचल की कंडीशन बेटर हो गई है। हिमाचल में 8% है और छत्तीसगढ़ में 39% है। तो लोएस्ट 8 है। और कोई कंट्री दिख रही है, स्टेट दिख रही है जो इसका 8 से भी कम हो? दिल्ली को तो हम स्टेट मानते नहीं है। 8 और 39 का हाँ ग्रे जी। रेंज में देखो, कुछ दिख रहा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। 8 और 39, लोएस्ट 8 दिख रहा है। क्योंकि और जो है ये सिक्किम 8.19, तो ये 19 तो ज़्यादा हो गया ना 8 से, तो सिक्किम भी नहीं आ सकता। मेरे 8, को तो इतना क्लियर दिख भी नहीं रहा। 8 इज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इज, अगर आप देखें तो 39 से ऊपर कहीं नहीं है। आपके पास भी बुक है, आप उसमें भी देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा बुक में कि 39, तो ये हाईएस्ट है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ को हाईएस्ट मानते हैं तो हिमाचल को हम लोएस्ट मान हम्म। सकते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, हम्म। डार्क ग्रीन कर देते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें ये बस देखना है। और स्टेट, ये स्टेट्स हैं दोनों, और यूनियन टेरिटरीज को भी देख सकते हैं इसी तरीके से। तो अब ये हमारा हुआ। अब यहाँ पर क्या आता है, व्हाट इज पॉवर्टी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। देखिए, टाइम बचाने का तरीका ये है कि कम से कम पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, तो उसका तरीका यही है। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ deprivation इन एब्सोल्यूट टर्म इट रिफ्लेक्ट्स इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक नीड्स। तो पॉवर्टी का मतलब वो होता है कि जब उसके बेचारे के पास कुछ भी ना हो। आपने देखा होगा बेचारे गरीब गरीब लोग कैसे जी रहे होते हैं, है ना। वो दैट इज दैट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो अल्टीमेटली आप देखो उनके पास रहने के कुछ नहीं होता। वो जो गत्ते वगैरह बेकार की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनसे वो अपना घर बना के रह रहे होते हम्म। हैं, है ना। और फिर हम क्या देखते हैं कि हम्म। यहाँ पर कमी क्या है, जैसे हाउसिंग की, एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉबलेस ग्रोथ, रैम्पंट अनएम्प्लॉयमेंट आर द रीजंस फॉर हायर इंटेलिजेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये हमारा ही क्वेश्चन हो गया, वाई इज मोर। वैसे ये क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है, क्योंकि कौन अपनी बुराई करेगा ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आता हाँ नहीं है। जी। तो अगर आपको आए कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉर रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर ये क्वेश्चन बने, इन इंडिया। जो नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये आंसर आएगा। एक तो है हाउसिंग की कमी, एयर क्वालिटी की ख़राब होना, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेस होना, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट होना, जॉबलेस ग्रोथ होना। ये फैक्टर्स हैं जिसके हमारे इंडिया में पावर्टी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे। अब आता है अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बोला था ना, लाइफ, लॉन्ग लाइफ की बात कर रहे थे। तो ये लॉन्ग लाइफ में क्या आता है? लॉन्ग लाइफ में आप देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल केयर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये जो चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसने बोले हैं। क्या चीज़ें उससे डेथ रेट को कम किया जा सकता है? उसके लिए वो कह रहा है अवेलेबिलिटी, जब बच्चा पैदा हो उससे पैदा होने से पहले से ध्यान रखा जाए कि वो सही हेल्थ में पैदा हो। और इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटा बच्चा जो है वो मरे ना, माँ बच सके, और ओल्ड जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो लॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो इसको अभी हम हाईलाइट करने के लिए हम क्या कह सकते हैं,
इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर दी जाए, छोटे बच्चों का मरना कम हो जाए। और क्या कहा जा सकता है? पहले ये बहुत होता था पोस्ट डिलीवरी डेथ्स, मतलब जो लेडीज होती थी व्हेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो डेवलप्ड, सॉरी ये तो पूरे होगा कंट्रोल, हाँ, तो उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि लेडीज़ जो थी उनकी डेथ हो जाती थी इस तरीके से। अब आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये गवर्नमेंट का प्लान है, ये मोदी जी का एक प्लान है, तो ये नई चीज़ ऐड की गई है। हो सकता था इस बार पेपर में आता, मगर पेपर तो हुआ ही नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या है कि टॉयलेट्स को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की गई है कि लोगों को मेकिंग इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कोई भी टॉयलेट ऐसे ही नहीं करेगा खुले में, तो ये चीज़ जो है ओपन डेफिकेशन से रोकना है। और सप्लाइंग ऑफ क्लीन फ्यूल, तो मतलब एलपीजी जो है सबको क्लीन फ्यूल मिल पाए, समझ में यस सर। वो लकड़ी के ऊपर ना डिपेंड करना पड़े, ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल सके। बहुत ही अच्छी चीज़ें सोची गई हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने में आप देख लीजिए, जैसे विंड है, सोलर है, इन एनर्जीज को यूज़ किया जाए। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या हो रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन में हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार। और फिर हम क्या देखते हैं इसमें क्या प्रोवाइड करना है, वो कह रहा है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, नॉइस फ्री एम्बियंस एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विजिट्स। तो कह रहे हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट है, स्वच्छ भारत मिशन, SBMB से बोला जाता है, SBM। तो SBM के अंदर टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। और हाँ, तो इसमें आपको, so by now we had done about tragedy of commons, and also we had done human development index. Now the next topic that we are seeing is educational. What are the indicators of human development? So what is the first indicator? That is educational attainment, कितनी पढ़े लिखे लोग हैं। और एजुकेशनल अटेनमेंट जो, सॉरी वो बिल्कुल पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहा है, कितना पैसा है लोगों के पास। और उसको स्टडी करने के लिए उसने कहा एक अच्छा तरीका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी को स्टडी करना। मगर यही एक पैरामीटर से काम बन जाता तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि जो जीएनपी था वो एक सही फैक्टर नहीं था ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, इसीलिए महबूबुल हक से कह के और इंडेक्स को बनाया गया। अगर हम देखें तो हमने अब जीएनएच को एक पैरामीटर यूज़ करा है इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे आप पावर्टी में देखें तो मोस्ट द पुअरेस्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़ एंड द रिचेस्ट विल बी हिमाचल, राइट। तो व्हाट इज पावर्टी, एक क्वेश्चन आ सकता है। पावर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन इन एब्सोल्यूट टर्म टू रिफ्लेक्ट इनेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स एंड टू सस्टेन हेल्दी एंड रीजनेबल लिविंग। तो अब क्यों गरीबी है देश में? क्योंकि घर नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। सो ये वो रीजंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हेल्दी लाइफ के लिए माँ की केयर वगैरह मिल रही है या नहीं। फिर स्वच्छ भारत मिशन, ओके, स्वच्छ भारत मिशन में हमने 3 पॉइंट्स किए थे कि ये फ्लैगशिप मिशन है और ओपन डेफिकेशन नहीं करनी है, एलपीजी प्रोवाइड करनी है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। यस सर। अब सोशल एम्पावरमेंट को अगर हम देखें तो सोशल एम्पावरमेंट में कह रहा है डेवलपमेंट इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पावर्टी, सर्विट्यूड, इलिटरेसी। तो कह रहा है हर एक कमियों से आदमी को इम्प्रूवमेंट जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ये शुरू से वो बोलता जा रहा आ रहा है
कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम। फिर उसने क्या बोला कि फ्रीडम इज इन रियल सेंस इन टर्म इज पॉसिबल ओनली विद एम्पावरमेंट। वो कब भी हो सकता है जब लोग एम्पावर्ड होंगे। एम्पावर्ड कब होंगे? जब उनके पास पैसा होगा, है ना। और कैपेबिलिटी टू मेक चॉइसेस वो भी कब होगी? जब वो पढ़े लिखे होंगे, है ना, तभी वो चूज कर सकते हैं, नहीं तो कैसे चूज कर सकते हैं। और उसके लिए लिटरेसी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? एम्पावरमेंट करने में। तो लिटरेसी जो है सोशल एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसा लिटरेसी से ही तो आता है ना। अगर लिटरेट होंगे, या सो इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि आगे वो क्या कह रहा है कि हाँ, द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया रिवील्स सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन लिटरेसी, उसको हम देखते हैं। एक तो है फीमेल लिटरेसी जो है वो मेल लिटरेसी से कम है, एक करेक्टर। टोटल लिटरेसी as well as female literacy is higher than नेशनल एवरेज इन साउथ इंडियन स्टेट। तो साउथ इंडिया में फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है। तो ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है कि साउथ इंडिया में फीमेल लिटरेसी बेटर है, नॉर्थ इंडिया वगैरह में फीमेल लिटरेसी जनरल में कंट्री में कम है। बिहार हैज़ वेरी लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी एंड केरला एंड मिजोरम हैव हाई लिटरेसी। तो केरला और मिजोरम में बहुत ज़्यादा हाई लिटरेसी है। ओके, कहाँ पर? केरला एंड मिजोरम। मिजोरम। यस। अब हम उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट, आई एम ट्राइंग टू रिपीट। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया जो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि मेल लिटरेसी फीमेल से ज़्यादा है, पहला पॉइंट। मगर साउथ इंडिया में फीमेल लिटरेसी मेल से ज़्यादा है, और केरला और मिजोरम में बहुत ही ज़्यादा लिटरेसी है। ठीक है, ये हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद वो कहता है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल ऊपर हैं और 4 ऐसी स्टेट्स हैं बिल्कुल नीचे हैं। और उनको उस मैप में देखो तो ये देखो, दिल्ली, केरला, दिल्ली, हिमाचल, गोवा, पंजाब। दिल्ली जो दो इट इज़ नॉट अ स्टेट, ये पहली 5 पोजीशन पे है। और मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ये जो है लास्ट की पोजीशन पे है। फिर उसने बोला है कि केरला में लिटरेसी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुई है। वो तो सभी जानते हैं कि केरला हैज़ वेरी गुड लिटरेसी एंड